So let us begin the first episode of the Udbhavna Talk organized by the Udbhavna Club. Our first guest is Dr. Gaurav Sharma sir from the Department of Applied Psychology. Sir, would you like to say something about you? First of all, thank you for inviting me. Yeah. एंड आई रियली अप्रिशिएट जो आपने टॉपिक चूज़ किया है आज के लिए साइलेंट स्ट्रगल वाला एंड रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये डिस्कस करना और इसको इस मेंटल हेल्थ वाले सिनेरियो को डे टू डे कन्वर्सेशन का पार्ट बनाना, क्योंकि जैसे कि आपका नाम जो टाइटल में दिख रहा है द साइलेंट स्ट्रगल, दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर हेजिटेटिंग to express their struggles, their thoughts regarding academics, regarding their social life, regarding their personal and mental health. तो ये जो आपने ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत ही अच्छा एक स्टार्ट है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेंटल हेल्थ को उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितना एकेडमिक्स को और फ्यूचर को, करियर को इम्पोर्टेंस दी जाती है. और ये बड़ा बहुत ही एक आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करेगा, जिससे ना सिर्फ मेंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट आएगी यूनिवर्सिटी लेवल पे, बल्कि जो बच्चे जो फ्यूचर में लीडर्स बनने वाले हैं, जो अलग अलग करियर फील्ड्स में जाने वाले हैं, उनको ये जो लर्निंग है, यहाँ से जो लर्निंग वो मेंटल हेल्थ की लेके जाएंगे, वो थ्रू आउट लाइफ उनकी सपोर्ट में रहेगी और उनकी हेल्प करेगी. So as you know that our topic is the silent struggle, mental health issues in the student life. So what are the common mental health challenges that students face in the today's era? Every student who sees this shift from schooling to higher education, सभी के अंदर ही कुछ चीज़ें उस ओवरवेलमिंग एकेडमिक एनवायरनमेंट से आती ही हैं, जो कि बहुत कॉमन है. लाइक एकेडमिक प्रेशर विच इज़ प्रेवलेंट, जो हमारी स्टडीज़ बताती हैं कि अबव 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेडमिक प्रेशर फेस करते हैं. ऑब्वियसली सबका जो लेवल ऑफ प्रेशर है, परसीव्ड प्रेशर है, वो अलग हो सकता है, बट फेस सभी कर रहे हैं. दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, या जिसको पेरेंटल प्रेशर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि वो अभी इस हायर एजुकेशन सेटिंग में एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं फ्रॉम देयर वार्ड्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो ये एक बड़ा प्रेवलेंट इशू है. तीसरे नंबर पे जो चीज़ जो एक्चुअली इन्हीं का ही रिजल्ट है, दैट इज़ द एंग्जाइटी रिगार्डिंग फ्यूचर, कि जिस कोर्स में हम आ गए हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में हम आ गए हैं, मेरा जो फ्यूचर है, जो मेरे नेक्स्ट 5 इयर्स हैं, वो कैसे मेरी करियर की ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करेंगे, क्या रिजल्ट उसका रहेगा अल्टीमेटली, क्या मैं एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाऊंगा, क्या मैं एक सक्सेसफुल करियर लीड कर पाऊंगा. दिस इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन थिंग. और इसके अलावा जो डिप्रेशन वाला इशू है, दैट कम्स फ्रॉम एकेडमिक फेलियर्स. तो इसको आप बोल सकते हैं एकेडमिक फेलियर एक इशू है जो अल्टीमेटली लीड कर देता है डिप्रेशन में. इसके अलावा जो डिप्रेशन के फैक्टर्स हैं उसमें अब अदर चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे फेलियर्स ऑन पर्सनल फ्रंट भी हो सकते हैं, फेलियर्स ऑन रिलेशनशिप लेवल भी हो सकता है, एंड फेलियर्स ऑन फाइनेंशियल लेवल भी हो सकता है. तो ये जो सारे फेलियर्स हैं, ये जो सारे स्ट्रगल्स हैं, जब इंडिविजुअल ये परसीव कर लेता है कि माई सेट ऑफ स्किल्स, माई सेट ऑफ स्ट्रेंथ इज़ नॉट केपेबल टू हैंडल ऑल दीज फेलियर्स, उस पॉइंट पे डिप्रेशन बड़ा ही प्रेवलेंट हो जाता है. और वो जब डिप्रेशन कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू कर जाता है, तो वो जिसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में MDD बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्टडीज़ बता रही हैं अराउंड US, अराउंड इंडिया, कि 20 to 30% एक सबसे बड़ा कॉमन नंबर निकल के आ रहा है, जो बच्चे सम लेवल ऑफ डिप्रेशन फेस कर रहे हैं. So Gaurav sir, like in the today's era, most of the students are using social media accounts a lot. Like Yes. they got influenced by the Instagram, Facebook, Snapchat. So are these social media accounts dealing with their mental health also? सोशल मीडिया एक्चुअली एक रिप्लेसमेंट है आज के टाइम पे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन की, है ना. एक्चुअली एक रिप्लेसमेंट की तरह वर्क करना शुरू कर दिया है उसने, कि जो टुडेज जनरेशन है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन से ज़्यादा ऑनलाइन इंटरेक्शन पे ज़्यादा प्रेफरेंस देती है. और अब इसके लिए इससे ये भी हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट भी कर दी है, कि जो इंडिविजुअल आपके विसिनिटी में नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है, आपके सर्कल में नहीं है, उससे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इवन वीडियो कॉल कर सकते हैं. तो अपसाइड्स भी हैं कि ठीक है, जिससे आप एक्सेस करना चाहते थे कॉन्वर्सेशन, उससे वो फैसिलिटेट हो गया सोशल मीडिया के थ्रू.
बट डाउन साइड्स उसके ज़्यादा आते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच कम अलॉन्ग विद सोशल मीडिया यूसेज। जैसे अगर आप इफ़ यू वांट टू गो देयर कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्या सोशल मीडिया से आ रहे हैं, देन स्टडीज़ जो अभी रिसेंट में आई हैं सिंस लास्ट 5 years वी से कि सोशल मीडिया पे कंपैरिजंस ड्रॉ होते हैं, है ना, और एवरीवन इवन वी आई एम एंड यू आर प्रेजेंटिंग योर बेस्ट सेल्फ ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब उससे इशू क्या आता है, जैसे सपोज करो हम अपनी लाइफ का जो बेस्ट अचीवमेंट है, बेस्ट पॉसिबल मेरा प्रेजेंटेशन है, चाहे मेरा वो फिजिकल सेल्फ हो, चाहे मेरा वो एकेडमिक सेल्फ हो, उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब जो पर्सन जो मुझसे कनेक्टेड है वाया दोज एप्स, वो कंपैरिजंस ड्रॉ करेगा कि ये इंडिविजुअल काफ़ी कुछ अचीव कर रहा है लाइफ में, ये फिजिकल अपीयरेंस इसकी बड़ी अच्छी है, इसके एकेडमिक अचीवमेंट्स भी एक के बाद एक आते जा रहे हैं, एंड हेयर आई एम स्ट्रगलिंग विद माई एकेडमिक्स, स्ट्रगलिंग विद माई बॉडी इमेज। उससे अब नाउ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको हम कन्वर्सेशन के लिए यूज करना चाह रहे थे, फैसिलिटेट करना चाह रहे थे कि कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, नाउ इट हैज़ बिकम ए सोर्स ऑफ बॉडी इमेज एंड स्ट्रेस कि ये इतना अच्छा कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, एंड ऑब्वियसली फिर वो इनहेंस कर देता है ऑलरेडी गोइंग जो स्ट्रगल्स है उनका। So sir, like current education system is based on the social media platform. Like Yes. During the lockdown it started maybe कि तुम जो है वो online learn करो अब, और most probably the all the education system is using digital age of the education. So what are your views on it? इंटरनेट यूसेज एंड सोशल मीडिया को हमें उनके अंदर जो थिन लाइंस है ना उनको पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमें स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म्स की बात करनी पड़ेगी। आई एम नॉट श्योर कि हम एग्जैक्टली नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते उन प्लेटफॉर्म्स का, बट जो प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड अब हो गए हैं वहाँ से आपकी एकेडमिक्स कभी भी इन्हेंस नहीं होगी, ये तो श्योर है। अब आप बोले सर ऐसा भी तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है जो वी डू हेल्प विद एकेडमिक्स, राइट, लाइक यूट्यूब, लाइक लाइक ऑल द एड टेक प्लेटफॉर्म्स उनको अगर हम बोल लें, तो एक तो ये लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है कि हम सभी को एक कैटेगरी में ना रखें। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन है, वो भी एक काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है ना, बट उसका पर्पस जो है वो बड़ा स्पेसिफिक है। तो एक तो इनको सभी को हम अंडर वन अम्ब्रेला ना रखें, एंड इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए आपकी एकेडमिक लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है उसका यूज, एंड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज अभी, या इनिशियली दे वर नॉट बट नाउ दे हैव बिकम ओरिएंटेड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट, उसका मिसयूज में हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। So sir, basically when a student enter into a college from a school life, Right. like वो वहाँ पे बहुत enjoy करते हैं बच्चे school Right. life में, लेकिन जैसे वो college life में आते हैं suddenly they start feeling stress, anxiety, depressions. Right. So other challenges इसमें क्या है और student मतलब क्यों face करता है ये सारी चीजें? ये जो शिफ्ट है ना फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ में एक इतना बड़ा चेंज है, इतना सिग्निफिकेंट चेंज है कि ऑब्वियस सी बात है ये ओवरवेलमिंग बनेगा सभी के लिए। इसके लिए कोई हम ना किसी को स्टिग्मेटाइज नहीं कर रहे हैं कि कुछ बच्चे ही हैंडल नहीं कर पा रहे, ये सभी के साथ ही फेज आ रहा है, बस कोई एक्सप्रेस कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। देखो स्कूल, आप कंपैरिजन ड्रॉ करो, स्कूल लाइफ में क्या हो रहा था। स्कूल लाइफ में आपकी लाइफ एक सेट ऑफ रूल्स के साथ चल रही थी। स्कूल की टाइमिंग्स फिक्स होती हैं, स्कूल के लेक्चर्स फिक्स होते हैं, आपका एक क्लास इंचार्ज होता है, आपके घर से भी इवन मोस्टली केसेस में होता है कि रेयर केसेस में बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल्स में रहते हैं, बट मोस्टली बच्चे स्कूल अपने घर से जाते हैं। आपकी एक बस आती है स्कूल की टाइम फिक्स टाइम पे, और वो फिक्स टाइम पे आपको ड्रॉप भी करेगी, एंड द स्कूल मेक श्योर कि वो सभी डिसिप्लिन के साथ हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक तो ये कि ये जो एंग्जाइटी है रिगार्डिंग व्हाट टू डू, एंड एंग्जाइटी जो इंडिपेंडेंस से आ रही है कि मेरे डिसीजन मेरे हाथ में है, जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में है वो स्कूल में नहीं थे। अब सडनली आपको एक फ्रीडम भी मिली है और उस फ्रीडम के साथ एक एंग्जाइटी भी मिली है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में आ गई है। अब कोई पेरेंट नहीं है, कोई पेरेंट फिगर नहीं है यहाँ पे जो एग्जैक्टली मुझे गाइड करे कि कब आपको क्या करना है। एंड
अब बात करें, ये तो हो गया कि सोशल सर्कल कैसे चेंज हो गया। अब सडनली अब स्कूल चेंज हो गया, यूनिवर्सिटी में आ गया, कॉलेज में आ गए, तो फ्रेंड्स वो नहीं है, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्लासमेट्स एक ही कॉलेज में आ जाए या एक ही यूनिवर्सिटी में आ जाए। तो रेयर केसेस में एक या दो फ्रेंड तो चलो आ गए जो समहाउ दे नो यू, बट अदर देन दैट आपका सारा सोशल सर्कल चेंज हो गया है। नाउ यू आर फेसिंग ए न्यू चैलेंज कि अब मुझे न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, मुझे इनके साथ फेमिलियराइज करना है, मुझे इनके अंदर, जैसे आप एक टर्म यूज करते हो, मुझे जेल अप करना है अपनी क्लास के साथ, तो वो एक चैलेंज आ गया। अब दूसरे चैलेंज की बात करें, एकेडमिक्स। स्कूल में जो फॉर्मेट था टीचिंग का एंड लर्निंग का, दैट वाज मच स्मॉलर देन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे पता लग रहा है कि देयर आर n नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इन दिस सेमेस्टर, देयर आर n नंबर ऑफ एग्जाम्स इन दिस सेमेस्टर। तो इतना ज़्यादा जब एजुकेशन का ये बम्प आता है आपकी लाइफ में कि अब आपके लिए एकेडमिक्स जो है वो एक हायर लेवल पे चला गया है, तो वो ओवरवेलमिंग बनने लग जाता है। बहुत सारे बच्चों के लिए तो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि दे स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स कि यार ये इतना ज़्यादा एकेडमिक्स में हैंडल कर भी पाऊंगा या नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे असाइनमेंट्स हैं, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, कॉलेज में चला गया है, यूनिवर्सिटी में चला गया है, हाउ विल ही परफॉर्म। अब वो सारा ये जो प्रेशर बिल्डअप है वो अल्टीमेटली एकेडमिक लाइफ को डिस्टर्ब करने शुरू कर देता है फ्रॉम द डे इटसेल्फ जहाँ पे आपने कॉलेज स्टार्ट किया। तो बड़ा चेंज है, और इस बड़े चेंज से डील करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, फ्रॉम जो स्टूडेंट है उसके एंगल से भी, और जो एकेडमिशियंस हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एज वेल एज पेरेंट्स, सभी के ही सपोर्ट की जरूरत इस चैलेंज से डील करने के लिए चाहिए। एज यू मेंशन कि आप काउंसलिंग सेल में हो पिछले कुछ सालों से, राइट। तो कोई ऐसा केस है जहाँ पे बच्चा जो है ड्यू टू फैमिली प्रेशर, ड्यू टू देयर फ्रेंड सर्कल, ड्यू टू एनी सब्सटेंस अब्यूज़, कि जब वो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में एंटर हुआ और उसे जो है मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस हैंडलिंग में जो है तकलीफ आ रही है, उसका स्ट्रेस लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो कोई भी किसी बच्चे की ऐसी स्टोरी ABC? मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो मैंने डील किए हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो आप बिलीव नहीं करेंगे, यही एकेडमिक प्रेशर वाले ही हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आते हैं काउंसलिंग सेल में, वो ये बोल रहे हैं, सर मैं जब स्कूल में था तो मैं बहुत एकेडमिकली एक्सेल कर रहा था, मैं बहुत हाई स्कोरिंग स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, बट अब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, बैचलर्स कोर्स में आया हूँ यहाँ पे, देन पता नहीं क्या, मतलब उसको खुद वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके पास कि ये क्या हुआ कि मेरा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो लो जाता जा रहा है। देन आई टॉक्ड अ लिटिल कि आप बताइए, फिर भी आपके डेली रूटीन बताइए, आप कैसे अपने डेली एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं। तो उन्होंने बोला, सर एक तो इशू ये है कि जो क्लासेस हैं और फिर लास्ट में जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो इतने कई बार ओवरवेलमिंग हो जाते हैं हमारे लिए, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें अपनी डेली रूटीन को मेंटेन, अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जब असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स आ जाते हैं, माइनर एंड मेजर्स आ जाते हैं, उस सीन में भी ये होता है कि मोस्टली टाइम हम मील स्किप कर देते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती है। और जब इनके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, सपोज करो माइनर्स के जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं, और जब फर्स्ट सेटबैक हमें लगा कि मार्क्स मेरे उस लेवल के नहीं आए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वहां से एक सडनली एक एंजाइटी आ गई हमारे अंदर फ्यूचर को लेके कि अगर मेरी परफॉर्मेंस ऐसे डाउन जाती जा रही है और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ इस सारे एकेडमिक्स को, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या मैं कोई जॉब लैंड कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्या मैं अर्न कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो वो सारे जो फियर्स हैं, वो फियर्स धीरे धीरे बच्चे पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। एंड नाउ सिचुएशन फिर ये हो गई उन फियर्स को, अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी स्ट्रेसर से एंजाइटी में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो आप कोप आउट करने के तरीके ढूंढोगे। अब इश्यू सबसे बड़ा ये है, जो इवन जो बच्चों से मैंने बात करके मुझे पता लगा कि कोप आउट की जो स्ट्रेटजीज हैं वो अनहेल्दी यूटिलाइज कर रहे हैं, अनहेल्दी वाली कोप आउट स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं। लाइक सबसे बड़ा जो कोप आउट स्ट्रेटजी है जो बच्चे यूज करते हैं वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, एकेडमिक प्रोक्रेस्टिनेशन, कि वो उसको लास्ट डे तक, लास्ट मोमेंट तक स्ट्रेच करेंगे कि ठीक है ये काम करना है, इतना अर्जेंट नहीं है, चलो फिर कभी करेंगे, या इसका क्या कोई अल्टरनेटिव है, क्या इसका कोई शॉर्टकट है, व्हाट इफ मैं ये करूं ही ना, क्या मैं जस्ट पास हो जाऊंगा।
एक ये कोपिंग स्ट्रेटजी होगी। दूसरा ये हो गया, जैसे आपने बोला कि सब्सटेंस अब्यूज, लकीली इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है हमारे अराउंड, बट कभी कभी बच्चे जो है इसको दूसरे एंगल पे ले जाते हैं कि वो नॉट लाइक कि पीयर प्रेशर में आके कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, बस जस्ट टू गेट ए वे आउट, कि आप जब उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो वो जो सारी एंग्जाइटी जो मैंने अभी बात की, फ्यूचर रिलेटेड जो एंग्जाइटी है, करियर रिलेटेड जो एंग्जाइटी है, मनी मेकिंग रिलेटेड जो एंग्जाइटी है, उससे आप सडनली डिस्ट्रैक्ट हो गए भाई। जब तक वो एक्टिविटी में कर रहा हूँ तब तक कोई ध्यान ही नहीं है कि हाँ एकेडमिक्स कैसा चल रहा है, मेरी लाइफ कैसे चल रही है, उस पर ध्यान नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो गए। बट अब जब वो सारे जो एक्टिविटीज़ है जब वो क्यूमुलेट होना शुरू होंगी तो उसका रिजल्ट फिर ये आएगा कि जब सेमेस्टर एंड आने लगेगा, नाउ यू आर सडनली रियलाइजिंग अरे मैंने तो पूरा सेमेस्टर ऐसे ही निकाल दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था खुद से वो भी नहीं हुआ। तो अब एग्जाम में जो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उसी एक हिसाब से आएगी। फर्दर डिप्रेशन, अब तक तो सिर्फ एंग्जाइटी थी कि क्या होगा आने वाले सेमेस्टर में, नाउ अब वो जब रिजल्ट आ गया है तो अब वो एंग्जाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गई है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं पेरेंट्स को कैसे कैसे बताऊंगा कि मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं। अब मैं, या इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो प्रीवियस हो जो स्कूल टाइम में थे वो, या फिर जो अभी भी टच में है, या फिर जो अभी मेरे क्लासमेट्स हैं, क्या वो मेरे कंपैरिजंस ड्रॉ करेंगे, अरे ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था, ये इसके मार्क्स कम कैसे आ रहे हैं। तो मोस्टली केसेस यही हैं कि जो पेरेंटल प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस को बोलेंगे, प्रेशर ना बोले, कि आप परसीव कर रहे हैं कि मैं मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, एंड जो एकेडमिक स्ट्रेस है जो यहीं से ही हमें मिल रही है उसको हैंडल ना कर पाना ड्यू टू, बोल सकते हैं, टाइम का मिसमैनेजमेंट एंड अनहेल्दी वेज ऑफ कोपिंग। सो बेसिकली सर व्हेन लाइक यू से कि स्कूल में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, राइट, कि उनको इतना जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में एक तो नॉलेज किया जाता है स्टूडेंट को, कि टाइम टू टाइम उनके वर्कशॉप्स लगवाई जाती है या कुछ ऐसा किया जाता है कि वो जो है उस तरफ ना जाएं। बट एज दे एंटर द यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो उनको ये लगता है कि लाइक माई फ्रेंड इज डूइंग दैट सो आई कैन ऑल्सो डू दैट, एंड नॉट लाइक कि दैट सब्सटेंस अब्यूज मीन्स आई टू से लाइक ड्रग्स, अल्कोहल, बट स्मोकिंग इज ऑल्सो अ सब्सटेंस अब्यूज, बिल्कुल, and they do it. So what like had it like इसका क्या रोल होएगा कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो, और सेकेंडली कि वो लर्निंग से या फिर कुछ ऐसे प्रोपोर्शनल स्किल्स हो गए या कुछ भी ऐसे स्किल्स हो गए वो उनसे दूर जाएंगे और सोशल मीडिया और इन सब्सटेंस अब्यूज की तरफ वो मेजर अपना देंगे। इसके ना जो आपने स्मोकिंग वाली बात भी की, इवन या कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन है जो कि काफ़ी कॉमन मिला है जब हमने रिसेंट सर्वेज किए हैं, इवन यूनिवर्सिटी में भी सर्वेज हुए हैं जहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज की बात करें। आपकी खुद की एक रिसर्च थी अल्कोहल एप्टीट्यूड के ऊपर। राइट। तो जो मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चेज है ना वो 30 to 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो दे आर एक्सेप्टिंग कि हमने सब्सटेंस इस तरह की जो मटेरियल जैसे कि अल्कोहल है या सिगरेट है, सिगरेट स्मोकिंग है, वो हमने किया है। अब इसकी शुरुआत की बात भी करते हैं थोड़ी सी कि क्या ओनली, अब इसके जब हम फैक्टर्स ढूंढने लगते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि क्या सिर्फ पीयर प्रेशर ही रिस्पॉन्सिबल है सब्सटेंस अब्यूज, क्योंकि बच्चे ने, सपोज करो उस बच्चे ने स्कूल में कभी वो ट्राई भी नहीं किया है, उसके बारे में इवन सोचा भी नहीं है, बट नाउ इन कॉलेज ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तो क्या सिर्फ पीयर प्रेशर ही उसका एक रीजन है? क्या जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है रिगार्डिंग द फ्यूचर वो ही उसका रीजन है? तो इसके लिए हम काफ़ी फैक्टर एनालिसिस स्टडीज करते हैं। जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर आया है वो ये आया है कि एक हमारी डेवलपमेंट साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, जहाँ पे एक स्टेज आती है जो टीनेज में ही स्टार्ट आती है, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, कि हर बच्चा, हर टीनेजर अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है ना। और आप देखोगे इवन हमारे, जब हम उस एज में थे तब हम भी कंफ्यूज थे कि मेरा ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, मैं मेरी इमेज कैसी बनाऊं, कि मैं जैसे मैं किस टाइप की लड़की हूँ, मैं कैसा ड्रेसअप होती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है, मेरे एटीट्यूड्स कैसे हैं, मेरे प्रेफरेंसेस कैसे हैं। अब वो बच्चा जो है ना वो उसको अब अलग अलग ये ग्रुप्स नजर आएंगे अपने क्लास में, अपने अराउंड सोशल सर्कल में, कि एक ये सेक्शन है बॉयज का, ये थोड़ा सा इसको बोलते हैं ना हिप हॉप टाइप का ये ग्रुप है, इनकी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी अलग टाइप की है, थोड़ी मॉडर्नाइज्ड है, इनका वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा अलग टाइप का है। तो डू आई आइडेंटिफाई विद देम, क्या मेरी भी जो इंटरेस्ट है वो इनसे मैच कर रहे हैं? तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा ट्रायल के लिए एक बार उनसे जेलअप करने की कोशिश करेगा। सडनली उसको पता लगा नहीं यार ये तो
इनके साथ मेरे एटीट्यूड्स, मेरे थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, लेट्स ट्राई सम अदर ग्रुप। एक दूसरा ग्रुप मिल गया जो सपोज करो थोड़ा सा एकेडमिकली इंक्लाइंड ज़्यादा है ना, उसके साथ उनके साथ जेल अप करने की कोशिश की। सडनली वहाँ पे बोर्डम सी फील होने लग गई ना कि यार ये तो बड़े लाइफ को लेके बड़ा सीरियस से है ना, दे अब इनसे ज़्यादा तो स्टडीज में है, ज़्यादा स्टडीज़ में, इनसे इनके साथ बैठ के तो मुझे अब और ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही कि यार ये तो बड़ा अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इनके साथ रहूँगा तो मे बी मैं और ज़्यादा जो है अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा। अगेन उसको फिर कन्फ्यूजन की स्टेट आई। और इस आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन का कॉन्फ्लिक्ट जो ये है, इसको रिजॉल्व करने में अक्सर 5, 6, 7 साल, इवन कई बार तो यंग अडल्ट एज में भी आ गए, यानी कि 18 भी 19 भी हमने क्रॉस कर दिया, एंड स्टिल वी आर वरिंग कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं किस तरह का इंडिविजुअल हूँ। उसमें सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात भी हो रही है। अब ये जो सारा जो जेलअप करने का तरीका है, अब जैसे कई बार क्या हो जाता है ना कि बच्चे को अब अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेट कर पा रहा है और वो पर्टिकुलर ग्रुप एक एक्टिविटी करना चाहता है, सपोज करो कि गोइंग आउट एट नाइट या कोई स्मोक ही करना है, या सपोज करो कि अल्कोहल करना है, और वो उसको नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं कि यार ये इतना कोई रेयर नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है ना, ये तो बड़ा कॉमन है, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है। इस तरीके से शुरुआत हुई है, अभी हम एडिक्शन पे नहीं पहुंचे, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और सडनली उसका जो भी मॉरल वैल्यूज अभी तक के सेट थे वो थोड़े से वीक पड़े, और सोचा चल ठीक है ट्राई तो कर रहे हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन द स्टूडेंट गेट्स इन्वॉल्व्ड इन अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग। नेक्स्ट जब पार्ट आएगा जहां पे अब उसको डिसीजन लेना है कि इस एक्टिविटी से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है ना, बेनिफिट एक्टिव, यहाँ पे अब फिजिकल बेनिफिट की बात नहीं हो रही है कि मेरा जो सोशल सर्कल है उसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या मैं कूल लग रहा हूँ, है ना, सो कॉल्ड बोलते हैं ना, स्मोक करने वाले कुछ बच्चों का परसेप्शन है ना कि स्मोकिंग इज कूल, स्वैग बन रहा है मेरा, है ना, एंड मैं थोड़ा फियरसम भी बन गया, लोग मुझसे डर भी रहे हैं। तो वो सब ये सब जब उसको पॉजिटिव एफर्मेशन मिलता है फ्रॉम दैट सर्कल, बाकी बच्चे नहीं दे रहे बट वो सर्कल दे रहा है कि यार तू तो बड़ा कूल लग रहा है, तेरी तो बड़ी हाइप बन गई है, तू तो यूनिवर्सिटी में मतलब एकदम कूल डूड की तेरी एक इमेज बन रही है। अब वो फर्दर, जिसको आप साइकोलॉजी के जो थोड़े थोड़े नॉलेज रखते हैं, जिसको हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, कि वो बिहेवियर अब रीइंफोर्स हो गया। अब वो उस कूलनेस को मेंटेन करने के लिए अगेन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, अगेन स्मोक कर रहा है। और थर्ड स्टेज अब आ जाएगी एडिक्शन, जब वो सब्सटेंस जो वो कंज्यूम कर रहा है उसके फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी में वो क्या कर रहा है जाके। अब जितने भी ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। ज्यादातर ड्रग्स ऐसे ही हैं जो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स जिनको बोलते हैं या हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, जैसे डोपामीन है, सेरोटोनिन है, उनके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। आर्टिफिशियली किया ऑब्वियसली, हालांकि वो इंक्रीज नेचुरली भी होता है। जब भी हम कोई टास्क करते हैं, कोई सक्सेसफुली कोई चीज अचीव करते हैं, तब भी वही सपोज करो कि सडन आप एक दिन आप घर पहुंचे स्कूल से या कॉलेज से और पेरेंट्स ने इन्फॉर्म किया कि हम घूमने जा रहे हैं, मनाली घूमने जा रहे हैं, तो आपके अंदर सडनली एकदम यूफोरिक फीलिंग आएगी, अरे वाह तो घूमने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, वहां पे बर्फ में जाएंगे। तो यही सेम चीज मिमिक कर रहा है ड्रग कंजम्पशन विदाउट एनी एक्चुअल एनवायरमेंटल कॉज। वैसे खुशी की कोई वजह नहीं है, क्योंकि बट उसने न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को बढ़ा दिया, स्पेसिफिकली डोपामिन एंड सेरोटोनिन को, तो आपको अच्छा फील हो रहा है। और जैसे ही वो आपने एक्टिविटी स्टॉप की, अब वो ब्रेन डिमांड करने लग गया, अरे अभी तक तो इतना अच्छा लेवल चल रहा था डोपामिन का, सडनली कहाँ गायब हो गया। तो वो क्रेविंग, जिसको हम बोलते हैं, क्रेविंग वर्ड आता है, वो सिगरेट की क्रेविंग, वो अल्कोहल की क्रेविंग, सिंड्रोम्स भी तो होते हैं ना, ये वही वो विड्रॉल है जो मैंने कहा कि जब एक लेवल आपने ब्रेन में डोपामिन का लेवल अब आपने हाई मेंटेन आप कर रहे हो यूजिंग ऑल दीज ड्रग्स, या जिनको हम बोल रहे हैं अल्कोहल एंड स्मोकिंग, उससे सडनली आपका बम्प आया न्यूरोट्रांसमीटर में। जैसे ही वो छोड़ा, अब वो बेस लाइन से भी नीचे जाएगा। सपोज करो आप 1 साल से स्मोक कर रहे हो, अभी सडनली आपको लगा यार इससे तो मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरी लंग कैंसर मुझे हो सकता, सपोज सडनली फियर आ गया और आपने छोड़ दिया, तो नेक्स्ट जो फ्यू डेज है वो आपके लिए बहुत हार्डशिप लेके आने वाले हैं, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल अब डाउन जाता जा रहा है और आप एक्चुअल में कोई ऐसी एक्टिविटी कर नहीं रहे हो जिससे वो नेचुरली अप जाए, ना आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे इवन रनिंग, जॉगिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना, योगा एक्सरसाइज करना, उससे भी इनका लेवल बढ़ता है, बट वो आप कर नहीं रहे हो। एकेडमिकली आप वैसे ही कुछ भी नहीं परफॉर्म कर रहे हो, तो अब सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या रहेगा?
सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अब ड्रग कम वही बच गए, अल्कोहल ही बच गया। तो ये एक बोल सकते हैं ना, ऐसी साइक्लिकल प्रोसेस है जिसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसी में ही आदमी झूलता रहता है। वो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को आप ये बोलो सर अवेयरनेस ही नहीं होगी, उनको पता ही नहीं है कि अल्कोहल पीना गलत है, या उनको पता ही नहीं है कि स्मोकिंग करना गलत है, उसके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, सबको पता है, बट वो अब एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं। सो आपने कहा था कि पीयर प्रेशर की वजह से मे बी वो अल्कोहलिज्म ना करें, बट कई बार सर पीयर प्रेशर की वजह से स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ जरूर खराब होती है, लाइक समथिंग कि उनका पूरा ही ग्रुप सर्कल चेंज हो जाए कई बार ड्यू टू एनी रीजन, एनी ABCD रीजन। तो उसमें आपके क्या विचार हैं सर? पीयर प्रेशर की वजह से आप कह रहे हैं कि एकेडमिक्स पे इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं कि सम टाइम कि आप किसी फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, आप बिल्कुल ही आपकी बॉन्डिंग जो है उस फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत ज्यादा है, राइट, ठीक है, एनी रीजन आपका फ्रेंड सर्कल पूरी तरह से चेंज हो गया है, आपको कुछ नए फ्रेंड्स बनाने पड़ रहे हैं, तो आपकी स्टडीज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपकी मेंटल हेल्थ भी कई बार इतनी खराब हो जाती है कि लाइक आपका कुछ करने का भी मन नहीं करता। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अगर जो इंडिविजुअल है वो अपने ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, देन इट इज गुड कि कॉमन गोल्स हैं, शेयर्ड गोल्स हैं, शेयर्ड मोटिवेशंस हैं, तो वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। इसको ना प्योरली हम डाउन साइड की तरह ही ना देखें। सपोज करो जो हमने बोला कि जो सो कॉल्ड एक ग्रुप है जो एकेडमिकली इंक्लाइंड है और आप भी उसी ग्रुप का पार्ट हो, तो वो एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी वर्क कर सकता है कि ये सभी कर रहे हैं, मैं भी इसी ग्रुप का पार्ट हूँ, आई नीड टू कीप अप विद देम। बट अगर वो वही ग्रुप के इंटरेस्ट, मोटिवेशंस एकेडमिकली इंक्लाइंड नहीं है और उनमें ही एक बच्चा ऐसा है जो शुरू में आइडेंटिफाई तो कर पा रहा था उनसे कि वो उस ग्रुप का पार्ट होना चाहता था, बट अभी एक वो कंफ्यूजन वाली स्टेट में है कि मेरे जो पर्सनल इंटेंशंस है, पर्सनल मोटिवेशंस हैं वो अलग हैं, और इस ग्रुप के साथ जो मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वो मेरे जो प्लानिंग है, जो मेरी डे टू डे प्लानिंग है, उसको अब हैम्पर करना शुरू कर दिया है कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो उस ग्रुप के साथ जा रहा है। अब उससे क्या होगा, जो हमने हमारे लिए गोल सेट किए हैं, अब देखो अलग हर बच्चे का गोल सेट करने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे डेली गोल सेट करते हैं, कुछ बच्चे वीकली, कुछ बच्चे मंथली और कुछ बच्चे ईयरली गोल सेट भी करते हैं, एकेडमिक वाइज अगर हम बोले, करियर वाइज हम बोले। अब क्या होगा, क्योंकि आप सर्टेन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उस पीयर ग्रुप की वजह से, तो आपका टाइम मैनेजमेंट सारा गड़बड़ हो जाएगा। जो आपने प्लान किया था कि आज मुझे ये करना है या इस वीक में ये करना है, वो पूरा नहीं होएगा। वो एक्सपेक्टेशन आपकी सेल्फ एक्सपेक्टेशन थी, वो ऐसा नहीं कि आपको कोई डिक्टेट कर रहा है, आपके पेरेंट्स तो है ही नहीं आपको आपके देखने के लिए कि आप कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। बेसिकली कॉलेज लाइफ में आने के बाद असेसमेंट जो है ना वो सेल्फ पे आ जाती है कि मैं ही सेट कर रहा हूँ और मैं ही असेस कर रहा हूँ कि मैंने अपना जो गोल सेट किया वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, और उसी से ही फिर एंजाइटी और स्ट्रेस भी आती है, उस पर हम आएंगे अभी। तो इससे मेजर जो इशू आया वो क्या आया कि टाइम मैनेजमेंट आपका कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया है, और जितने भी जो भी स्मॉलर और लार्जर जो आपने गोल सेट किए वो अचीव नहीं हो रहे हैं। अब जैसे ही वो आपकी फीलिंग आई, वो डिसोनेंस आया कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और वो हो नहीं रहा है, अब वो प्रेशर बिल्डअप करना शुरू करेगा, और वो जो एकेडमिक्स हैं आपके वो पाइल अप करना शुरू करेंगे। एक सडनली आता है ना कि यार पूरा साल बीत गया, अब एग्जाम आ गए, और नाउ आई एम रियलाइजिंग कि मैंने तो अभी तक एक यूनिट भी नहीं पढ़ी है, या मैंने 25% ऑफ सिलेबस भी कवर नहीं किया है। अब सडनली वो प्रेशर आएगा, फिर हम कोशिश करते हैं कि अरे नहीं अभी तो एक वीक है, मैं पूरी रात पढ़ूंगा, मैं 24 घंटे पढ़ूंगा, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब वो करने की बात आएगी। ऑल नाइटर्स जैसे आप बोलते हो, ऑल नाइटर्स पुल अप करेंगे, वो एक रात में मेरा सिलेबस हो जाएगा, फिर वो नहीं होता है। अल्टीमेटली फिर वो या तो वो अल्टीमेटली बच्चा चला जाएगा कि मेरा इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास वो सेट ऑफ स्किल्स है ही नहीं इस टास्क को करने के लिए, या फिर वो उस डिसोनेंस को भी खत्म करने के लिए अगेन उसी ग्रुप के अंदर जाता रहेगा, उसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता रहेगा, जिससे उसको एस्केप मिलता रहे।
basically I'm asking कि like I am in a certain group. My friends leave me due to any reason. They leave me. Now my mind is there कि that why they leave me and is there something in my own कि मेरे में वो कमी है कि वो Right. मेरे को छोड़ के गए हैं, तो ये मेरी mental health को इफेक्ट करेगा. और अगर ये मेरी mental health इफेक्ट कर रहा है, that means it is also affecting my learning, Academics, yes. my studies, and Yes. my professional life. Like I am in the ABC place where I am as a public speaker, as something else. तो ये Right. मेरी उस लाइफ को भी इम्पेक्ट करेगा. तो उसमें क्या करे स्टूडेंट की लाइक चलो ठीक है छोड़ के चला गया कोई बात नहीं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं. उसकी स्किल बच्चों में स्कूल टाइम से ही, जैसे हम SEL प्रोग्राम भी करवाते हैं, NEP अभी जस्ट आया है, कि बच्चों के अंदर जब तक सोशो इमोशनल लर्निंग का कंपोनेंट हम इनकलकेट नहीं करेंगे, उनके अंदर वो डेवलप नहीं करेंगे, बच्चे फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करेंगे. अब यहाँ पे हम पीयर्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स की ही बात कर रहे हैं. देखिए कभी भी जब डिफरेंसेस आते हैं ना, वो आते हैं जब थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं, और थॉट्स क्लियर भी नहीं है और वो क्लियरली एक्सप्रेस भी नहीं हो रहे हैं. जहाँ पे भी कम्युनिकेशन गैप आएगा, जहाँ पे भी थॉट्स का क्लियर एक्सप्रेशन नहीं होगा, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है. और जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप भी हो गई है, एंड नाउ द स्टूडेंट डज नॉट नो द हेल्दी वे टू डील विद दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो अनहेल्दी वेज में, जैसे अग्रेशन के थ्रू, जैसे फ्रस्ट्रेशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, विच विल फर्दर स्ट्रेन द रिलेशनशिप. जब आप एग्रेसिव हो रहे हो, जब आप अब्यूज पे पहुंच गए हैं, फिजिकल एग्रेशन पे पहुंच गए हैं, तो वो फर्दर स्ट्रेन करेगा, और अल्टीमेटली यही होगा कि वो ग्रुप आपसे दूर हो जाएगा, या वो पर्टिकुलर फ्रेंड जो है वो आपसे दूर हो जाएगा. एंड नाउ सडनली गिल्ट भी आता है. अब जैसे आपने अनहेल्दी वे में उस रिलेशनशिप को हैंडल तो कर दिया, बट जब वो फेज खत्म होता है उसके बाद एक गिल्ट भी आता है कि यार शायद मेरा जो वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स था वो सही नहीं था, वो हेल्दी तो नहीं था, मैंने एम्पथाइज तो किया ही नहीं, मैंने दूसरे के पर्सपेक्टिव को तो सोचा ही नहीं. कि सपोज करो कि कोई एक्टिविटी ऐसी हुई जहाँ पे आपके फ्रेंड ने आपको इन्वॉल्व नहीं किया या आपको क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दिया. अब हम एक पॉइंट पे तो सोच रहे हैं यार इसकी मिस्टेक है, इसने मुझे नहीं बोला या इसने मुझे इन्वॉल्व नहीं किया, बट एक हमारे एंड से जो मिसिंग है कि हम उसका पर्सपेक्टिव सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उससे पूछ भी नहीं रहे हैं कि ये सर्टेन एक्ट आपने किया, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं. तो ऑब्वियसली फिर वो दोनों की ही मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा. और अगर आप सोशल लाइफ से अगर स्ट्रेस ले रहे हो, वो स्ट्रेस बाकी जो डायमेंशंस है लाइफ की, एकेडमिक्स है, फैमिली लाइफ है, उसको भी डिस्टर्ब करेगा. वो फ्रस्ट्रेशन आपकी एकेडमिक्स पे भी निकलेगी, आपकी फैमिली पे भी निकलेगी, एंड बाकी जो अदर फ्रेंड्स है, सपोज करो एक फ्रेंड के साथ डिफरेंसेस है, वो बाकी अदर फ्रेंड्स पे भी इम्पैक्ट डालना शुरू करेगा. तो अगेन एक साइकिल बन जाती है. So I am going for a counseling session, okay? Right. So most of the students have fear of judgment. Yes. कि वो मुझे जज करेंगे, उनके माइंड में एक मेरे लिए परसेप्शन बन जाएगा कि लाइक मैं अपनी कोई ऐसी दिक्कत लेके वहाँ गया और लाइक कि ये तो ऐसा ही था जब भी इसके साथ ऐसा हुआ, या फिर एनी रीजन की जजमेंट होएगी उनके साथ. तो स्टूडेंट के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये काउंसलिंग्स वगैरह को लेके कि Right. फियर ऑफ जजमेंट बनेगा. Any advice to? That's why psychoeducation is very crucial for every educational institution. कि चलो ठीक है, सभी को हम साइकोलॉजी एक्सपर्ट नहीं बना रहे, बट एक अवेयरनेस तो हर बच्चे में होनी चाहिए. देखो ये चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, एवरी स्टूडेंट फेस कर रहा है, कि उसको लोनलीनेस इन टर्म्स ऑफ दीज एक्ट्स लग रहा है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है. भाई मैं एकेडमिक प्रेशर आ रहा है तो शायद मुझ पे ही आ रहा है, बाकी सब तो बड़ा इजीली उससे डील कर पा रहे हैं. ये जो पेरेंटल प्रेशर है ये बाकी सब हैंडल कर पा रहे हैं, ये ऐसा तो ये एंजाइटी तो सिर्फ मुझे ही हो रही है रिगार्डिंग, या जैसे फ्यूचर के रिगार्डिंग है, जॉब के रिगार्डिंग है, एकेडमिक्स के रिगार्डिंग है. तो एक चीज़ तो हमें जो इस पॉडकास्ट के थ्रू भी या थ्रू आवर करिकुलम भी एक चीज़ जो करनी है स्टूडेंट्स के लिए, कि एक फीलिंग सब में आए कि आई एम नॉट अलोन, ये सभी फेस कर रहे हैं, एंड वे ऑफ डीलिंग सबका डिफरेंट है, और इसके लिए इससे डील करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है. पहली बात तो ये कि आई एम नॉट अलोन, ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ. ये इनकलकेट करना है, ये थॉट डालना है, इसको नॉर्मलाइज करना है
है ना, एक वर्ड हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बात करना, ओपनली एक्सप्रेस करना बिल्कुल नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए एवरी सिंगल लेवल ऑफ एजुकेशन पे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल तक की बात करें या कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज लेवल की बात करें। इसका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि कोई भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बिल्कुल फेस कर सकता है। एंड ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो इसको हम मेल एडजस्टमेंट्स बोल रहे हैं कि हम एनवायरमेंट से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये 100% ट्रीटेबल है। 100% इनको आप मैनेज कर सकते हैं। इवन एक साइकोलॉजी में टर्म होती है यू स्ट्रेस, कि स्ट्रेस तो एक पॉजिटिव इफेक्ट भी लगती है। सपोज करो किसी में स्ट्रेस 0 है, आपको एग्जाम की 1% भी टेंशन नहीं है, वो भी तो गलत है। तो माइनर स्ट्रेस होना, थोड़ा सा एंग्शियस होना, वो तो जरूरी, वो तो हमें पुश भी करता है काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस की तरफ जाने लगता है, जब वो क्रॉनिक बनने लगता है कि वो एक लगातार फेज में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, उसका लेवल डाउन ही नहीं जा रहा है, क्रॉनिक बनता जा रहा है, वहां पे हमें उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत है, ओपनली डिस्कस करने की जरूरत है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप इतनी जल्दी वो मेंटल बैरियर से चले जाओ कि आप सीधा काउंसलर के पास पहुंच जाओ। मैं कह रहा सोशल सपोर्ट एक इतना बड़ा हमारे पास एक टूल है जो हर बच्चे के पास होता है, या नहीं है तो होना चाहिए। आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो रियल फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप ओपनली, आप विदाउट थिंकिंग कि मैं जज नहीं होऊंगा, उनके साथ शेयर कीजिए कि यार मुझसे ना ये डील नहीं हो रहा है, यार ये बड़ा सिलेबस बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, या ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, मैं कैसे मैनेज करूं इसको, तेरे साथ भी हो रहा है क्या। इवन आप जो लड़का, सपोज करो जो लड़का है, लड़की, जो स्टूडेंट टॉप कर रहा है, आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बहुत एक्सेल कर रहे हैं, आप उनसे कभी पूछना क्या आपको भी एंजाइटी होती है रिगार्डिंग फ्यूचर, क्या आपको भी वो डाउट, सेल्फ डाउट्स आते हैं। दे विल एक्सेप्ट कि हाँ हमें भी होता है, बट जो हम उस बारे में सोच रहे हैं कि व्हाट इज अंडर माई कंट्रोल, ओनली माई एक्शंस आर अंडर माई कंट्रोल, तो हम क्यों ना उसी पे ही एक्ट करें। तो जो बच्चा स्ट्रेस में आ गया उसको भी यही करना है कि सिर्फ उसको अपने एक्शंस कंट्रोल करने हैं, और इसको नॉर्मल की तरह फील करना है कि ये जो स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, चाहे एकेडमिक्स के रिगार्डिंग, चाहे फ्यूचर के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, ये सभी फेस करते हैं। इवन जो आज प्रोफेसर्स बने हुए हैं, जो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओज हैं, मैनेजर्स हैं, आप किसी से भी, आप इवन आप अपने पेरेंट्स से बात करके देख लीजिए, आपके पेरेंट्स भी इन समहाउ दे अपनी अपनी फील्ड्स में सक्सेसफुल है, वो सेम एंजाइटी, वो सेम करियर के रिगार्डिंग टेंशन उनको भी थी, बट सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि पहले तो उन्होंने उसको फील किया कि हाँ ये होना नेचुरल है, ये होएगा तो भी मैं, इससे मुझे हेल्प भी मिलेगी, एंड इसको डील करने के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। इसको डील करने के लिए मुझे जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, जो एकेडमिक लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, उसके बारे में डिस्कस फर्दर भी करेंगे, वो मुझे करना पड़ेगा। और आप देखो कैसे फिर रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। आपने भी स्ट्रेस की बात करी। स्ट्रेस का एक कम करने का बहुत अच्छा होता है सपोर्टिव इन्वायरमेंट। यस, basically when a student start moving from apart from academics and settling to a professional life, उसके लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकली एक पॉजिटिव फीडबैक, या फिर कह लो कि अवे फ्रॉम द क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक बहुत जरूरी होते हैं। राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ पर्सनली, apart from my academics, when I indulge in many other workshops like brain battles, IIT Kharagpur, IIT Madras, then मेरे ऊपर भी काफी criticism, negative feedbacks आए। Sometime I also feel like कि ये सब नहीं होना चाहिए, and it affect my mental health also. So मेरी तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओपन अप नहीं है, like I am very open up, I share things to my counselors, my सोशल मीडियाज अकाउंट, बट काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों के लिए ओपन नहीं होते। राइट। तो ऐसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, एक ओपन कॉन्वर्जेशंस बनाने के लिए, वेयर देयर इज़ नो फियर ऑफ जजमेंट एंड वेयर आप खुल के बात कर सकते हो आप किसी के साथ भी, ऐसा क्या करें? इसके लिए जो मैंने बोला कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, करिकुलम लेवल पर एंड क्लासरूम लेवल पे, अब यहाँ पे आपने जो एग्जांपल्स दिए वो इंस्टीट्यूशनल लेवल के एग्जांपल्स थे कि हमारी यूनिवर्सिटी भी टाइम टू टाइम स्ट्रेस के ऊपर वर्कशॉप कराती है, एकेडमिक्स के ऊपर वर्कशॉप कराती है, जो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, एंजाइटी, डिप्रेशन के ऊपर टाइम टू टाइम हमारे सेशंस होते हैं, वर्कशॉप होती है, पैनल डिस्कशंस भी होते हैं। सेम चीज़ अब हमें क्या करना है कि उसका फर्दर डाउन लेवल पर, यानी कि क्लासरूम लेवल पे भी थ्रू
क्लासरूम टीच जैसे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, तो एक चीज़, एक नेसेसिटी ये आ जाती है कि थोड़ा सा साइको एजुकेशन का जो पार्ट है वो टीचर्स को भी दिया जाए कि कैसे आइडेंटिफाई करना है उस बच्चे को जो सोशली आइसोलेटेड फील कर रहा है। वो इवन टीचर नोटिस भी करते हैं पर अक्सर उसको डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो एक ये जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीचर की भी नहीं है, सारे क्लास की भी है, क्लासमेट्स की भी है, कि कोई भी इंडिविजुअल जो मेरी क्लासरूम का पार्ट है वो सोशली आइसोलेटेड फील नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको एक जजमेंट फ्री सिक्योर एनवायरनमेंट दे जहां पे वो एक्सप्रेस करे। देखो, ऐसा आप जो बोल रहे हो कि बच्चे एक्सप्रेस नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि अभी तक वो सिक्योर फील नहीं कर रहा है, उसको ये अब तक फीलिंग आई ही नहीं है कि मुझे जज नहीं किया जाएगा। जैसे ही वो फीलिंग आएगी, इट कैन कम थ्रू फैमिली, दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैन कम थ्रू फ्रेंड, दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैन कम थ्रू टीचर, प्रोफेसर। जहां पे भी वो उसको मिलेगी, बच्चा अपने आप एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। एंड दैट इज द फर्स्ट बट मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर मेंटल हेल्थ, कि एक्सप्रेस कर दिया, बोल दिया, वेंट आउट कर दिया, कैथारसिस हो गया, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। आधी स्ट्रेस तो बोलने से चली जाती है कि मैंने फाइनली बोल दिया कि हाँ भाई परेशान हो रहा हूं तो हो रहा हूं। तो यहां से होगा फर्स्ट स्टेप एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप। उसके बाद जो प्रोफेशनल लेवल पे अगर जरूरत है, सपोज करो कि जो भी वो स्ट्रेस थी वो क्रॉनिक लेवल पे जा चुकी है, वो अभी, अब देखो ये भी एक डिसीजन है कि कब उसको सीरियस मानना जाए और कब उसको मैनेजेबल माना जाए। अगर आपकी सिचुएशन, साइकोलॉजिकल सिचुएशन आपकी लाइफ के हर डायमेंशन को इम्पैक्ट कर रही है सिग्निफिकेंटली, उससे आपके फैमिलियल रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम से, उस थॉट से आपकी एकेडमिक्स भी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी फ्रेंड्स के साथ जो आपका सोशल ग्रुप है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, दैट मीन्स इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रोफेशनली। अगर इनमें से एक ही एरिया ही डिस्टर्ब हो रहा है और इतना हैवी डिस्टर्बेंस नहीं है कि वो 100 से 0 पे चला गया है, देन इट कैन बी मैनेज थ्रू एनी सपोर्टिव पर्सन। बट अगर क्लिनिकल लेवल पे चला गया है, जैसे आप बोले कि मेरे पास अब वो रिसोर्सेज मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, मेरे खुद के रिसोर्सेज अब खत्म हो गए हैं टू मैनेज विद दिस सिचुएशन, देन यू नीड टू गो टू प्रोफेशनल। सो सर, आपकी एक रिसर्च थी, इफेक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑन द एडोलसेंट्स एंड देयर लाइफ। सो हाउ योर रिसर्च कंट्रीब्यूट टू डील द स्टूडेंट्स विद देयर मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस? ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड सिंपली एक पॉजिटिव फीलिंग है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, व्हेन वी रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट व्हाटएवर गुड इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। अब देखो, ये जो रिकग्निशन है ना, यही एक बहुत बड़ा मेंटल टास्क है कि बच्चे समझते ही नहीं है कि ग्रेटिट्यूड शो करना भी है तो किस चीज़ पे शो करना है। लाइफ में आई नो कि 10 चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बट देयर आर ऑल्सो एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपके साथ बहुत अच्छी है। लाइक सपोज करो आप हेल्दी हो, आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज नहीं है, दैट इज ए थिंग विच कैन कम अंडर ग्रेटिट्यूड कि मेरी हेल्थ अच्छी है। आपके पेरेंट्स सपोर्टिंग है, आपके पास एक ग्रुप है या एक फ्रेंड है जो आपको विदाउट स्टिग्मा, विदाउट जजमेंट आपको सपोर्ट करता है। आपकी, अब जब हमने ग्रेटिट्यूड थेरेपी दिया था बच्चों को, तो हमने बोला था कि इवन जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं एंड यू वोक अप एज ए हेल्दी लिविंग पर्सन, आप जिंदा हो, स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, वो अपने आप में एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें हमने इसके एक्चुअल में एक थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट क्या है, वैसे ठीक है बहुत अच्छा वेरिएबल था ये, बट हम ये क्वांटिटेटिवली जानना चाहते थे कि क्या ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस एक्चुअल में बच्चे का हैप्पीनेस लेवल इन्हांस कर सकता है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। तो इसके लिए मैंने 3 महीने का एक इंटरवेंशन प्रोग्राम डिज़ाइन किया था जिसमें वेरियस ग्रेटिट्यूड की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी, जिसमें ग्रेटिट्यूड जर्नल था, ग्रेटिट्यूड लेटर्स थे, जिसमें यू आर फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सम पीपल स्पेसिफिकली, जैसे कि जो आपके बिल्कुल सोशल सर्कल का पार्ट है, जो थ्रू आउट योर ईयर्स ऑफ लाइफ आपको सपोर्ट किया है। इन सपोज करो नॉट जस्ट कि वो थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं, उन्होंने सपोज करो एक ओनली वन इंस्टेंस था जहाँ पे उन्होंने आपकी किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प की थी, उनके रिगार्डिंग ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना
एंड ग्रेटिट्यूड इवन टुवर्ड्स द इनएनिमेट थिंग्स, जो जो नॉन लिविंग है या जो एब्स्ट्रैक्ट है, उनके रिगार्डिंग भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। तो आप मेरे रिसर्च पेपर्स भी देखेंगे जो हमने पब्लिश किए उसके बाद कि, और स्पेसिफिकली एज ग्रुप भी यही था, जो लेट एडोलेसेंट्स एंड अर्ली अडल्टहुड के जो इंडिविजुअल्स थे वो इस रिसर्च का पार्ट बने। और जब हम हमने कंपैरिजन स्टडी किया कि प्रायर टू इंटरवेंशन उनके हैप्पीनेस लेवल क्या थे, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो थी, साइकोलॉजिकल वेलबींग थी, वो किस लेवल पे थी, एंड आफ्टर 3 months ऑफ इंटरवेंशन, एक्चुअली हमने 3 बार उनको मेजर किया, आफ्टर 1 month ऑफ इंटरवेंशन, आफ्टर 2 एंड आफ्टर 3 months ऑफ इंटरवेंशन, एंड फॉर 50 to 60% ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ उनके में नजर आया। और जो फीडबैक मिला आफ्टर द इंटरवेंशन वो भी यही था कि सर एक ऐसा ये टूल हमारे ही पास था अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने का, लेकिन आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व होकर फाइनली हमने अपना ही टूल रिकग्नाइज किया। तो मेंटल हेल्थ भी एक ऐसी चीज है जिसको मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो है तो इंडिविजुअल के पास ही, बट क्योंकि उनके बारे में ओपनली डिस्कशन नहीं हो रहा है, उनका रिकग्निशन नहीं हुआ, तो रिकग्निशन नहीं हुआ तो यूज नहीं हुआ। तो यही हम डिस्कस भी करना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फर्दर टूल्स हैं, ऐसे कौन कौन सी फर्दर स्ट्रेटजीज हैं जो एक इंडिविजुअल खुद से, एक तो प्रोफेशनल हेल्प की आप बात कर रहे हैं, बट क्या ऐसे तरीके भी हैं, ऐसे स्ट्रेटजीज भी हैं जो इंडिविजुअल खुद पे ही अप्लाई कर रहा है और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। Okay, so sir, as you talk about the gratitude, how important is the self-care of a person and how important their self-care routine students can incorporate into their daily lives? सेल्फ केयर को करुणा हम ऐसे करते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है और एक हमारी मेंटल हेल्थ होती है। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद फिजिकल हेल्थ, और उसका कनेक्शन फिर मेंटल हेल्थ से कैसे वो भी हम एस्टेब्लिश करेंगे। फिजिकल हेल्थ जो हमारे देखो, इट इज नॉट जस्ट ए मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीजेस कि आपके बॉडी में कोई डिजीज नहीं है दैट यू आर हेल्दी, ऐसा नहीं है। आपकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग वेरी मच डिपेंड करती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल पे। इवन आपका जो स्ट्रेस का लेवल है, आपका जो हार्मोनल बैलेंस है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस है, उसका भी इंपीरिकल एविडेंसेस है कि डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ। तो सेल्फ केयर के लिए एक चीज हम जो कर सकते हैं विद मेंटेनिंग द एकेडमिक लाइफ, आई नो कि बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, बहुत काम होते हैं, बट मैं कह रहा हूं अगर आप 24 आवर्स में 30 मिनट्स भी उस फिजिकल हेल्थ को डेडिकेट करेंगे थ्रू द वेज ऑफ वॉकिंग, जॉगिंग, या जो चीज आप जॉगिंग कर सकते हैं, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, जिम जरूरी नहीं है, अगर आप इफ यू हैव द टाइम टू गो टू जिम देन गो, बट इसके अलावा भी जो फिजिकल एक्टिविटीज जो ऑन द स्पॉट हो सकती है, जैसे एरोबिक्स हो सकता है, योगा हो सकता है, ऑन द स्पॉट रनिंग हो सकती है, या सिंपली आप अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में देखेंगे इतना ग्रीन एनवायरनमेंट है, आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, रनिंग के लिए जा सकते हैं, उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब मैं उस पर आ रहा था कि हाउ इट ऑल्सो रिलेट्स विद मेंटल हेल्थ। देखिए, जब भी हम कोई कॉग्निटिव लेवल पे, यानी कि जब हम मेंटल टास्क करते हैं, जो जैसे एकेडमिक्स उसका एक एग्जांपल हो गया, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर सर्टेन सेक्शंस बने हुए हैं। जो काम हम थिंकिंग के थ्रू करते हैं, मेंटल टास्क करते हैं, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम, और उसमें भी स्पेसिफिकली हमारा जो फ्रंटल लोब है ना, जो बिल्कुल माथे के पीछे वाला जो पोर्शन, इसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। वी हैव 2 फ्रंटल लोब्स which is involved in all the problem solving, reasoning and thinking task। और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो हमारे बिहाइंड द ब्रेन एक सेरिबेलम पार्ट है, उससे कंट्रोल होती है। अब ये जो हम बोलते हैं ना कि वी नीड ए ब्रेक, जैसे पढ़ते पढ़ते हम कहते हैं ब्रेक की जरूरत होती है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि उस ब्रेक में सपोज करो फोन यूज करना शुरू कर दिया, स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं या कुछ और एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी जिसमें मेंटल टास्क इन्वॉल्व है, गेम खेल रहे हैं। अब उससे हुआ क्या कि जो आप ब्रेक एक्सपेक्ट कर रहे थे थ्रू दैट फिजिकल एक्टिविटी, वो नहीं आया उस स्क्रीन की वजह से। तो जो आपके फ्रंटल लोब को रेस्ट चाहिए था टू टेक ए फ्रेश स्टार्ट, आपने एक टॉपिक खत्म कर लिया या एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, दूसरा स्टार्ट करना है, वो ब्रेक आपको मिला ही नहीं। एंड फिर वो एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे आपका सैचुरेशन आएगा कि अब और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है।
तो सेल्फ केयर के लिए हमें करना ये है, एक तो फिजिकल हेल्थ के लिए हमें बिल्कुल विदाउट स्किपिंग एनी डे कोई भी एक एक्टिविटी, चाहे आप इसको चेंज करते रहे डेली या आप सेम रखिए, बट आपको 30 मिनट्स ऑफ योर एवरी 24 आवर्स डेडिकेट करने हैं टुवर्ड्स फिजिकल हेल्थ। नंबर 1। साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, उसके लिए हमें कुछ हमारे पास टेक्निक्स है, जैसे कि मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ही सिंपल है। आप अपनी डे की शुरुआत भी मेडिटेशन से कर सकते हैं। आइदर यू कैन एंड योर डे विद मेडिटेशन, जिसकी मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि मेडिटेशन या माइंडफुलनेस टेक्निक जो है वो फोकस करती है कि आप जिस भी टास्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका असेसमेंट करना ऑन योर ओन। आप अक्सर हम क्या करते हैं ना, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कर कुछ रहे हैं और साथ में 4 थॉट्स और भी चल रहे हैं। हमारा ध्यान, हम क्लास में बैठे हुए हैं बट वी आर थिंकिंग अबाउट द अदर क्लास और वी आर थिंकिंग अबाउट सम अदर एक्टिविटी जो आपको उस डे में आगे जाके करनी है। इससे आपका माइंडफुलनेस का लेवल बिल्कुल नल पे आ जाएगा, नील पे आ जाएगा। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का मतलब क्या है, माइंडफुलनेस फंक्शनिंग का क्या मतलब है कि जिस भी टास्क में आप अभी एट प्रेजेंट इन्वॉल्व है, एट मेंटल एंड फिजिकल लेवल, आपका पूरा अटेंशन, आपका पूरा फोकस उसी टास्क पे हो। क्लासरूम में है देन हमारा 100% अटेंशन क्लासरूम में है। जब मैं खेल रहा हूँ या मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा फोकस, मेरे सारे थॉट्स उसी एक्टिविटी पे है। जब मैं खाना खा रहा हूँ, अब ये बड़ी आदत आ गई है कि हम खाना खाते वक्त जो है फोन यूज करते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, अगेन वो माइंडफुलनेस से आप एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जो भी टास्क है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो नॉन एकेडमिक हो, उस समय आपका पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए। और इसके ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स आपको खुद ही विद इन 1 वीक नजर आने लग जाएंगे। जब से आप माइंडफुल होना शुरू होंगे, आपको वो दिखाएगा कि आपकी सारी टास्क की जो एफिशिएंसी है वो एनहांस हो गई है, आपका मन कर रहा है उस टास्क में अब इन्वॉल्व होने का, और फर्दर मोटिवेशन मिल रहा है उस हैबिट को कंटिन्यू करने का। तो माइंडफुलनेस एक टेक्निक हो गई, मेडिटेशन एक टेक्निक हो गई, और साथ के साथ में जैसे हमने ग्रेटिट्यूड का भी डिस्कशन किया, एक हमारा सैवरिंग करके भी एक टेक्निक होती है, सैवर करना, कि जो भी मोमेंट है उसको कंप्लीटली उसमें सबमर्ज होना। हंस रहे हैं तो दिल खोल के हंस रहे हैं, जब हम खुश हो रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस उस एक्टिविटी में। सपोज अगर आप शादी में गए तो आपका पूरा फोकस उस शादी को एंजॉय करने पे है, उसको आप सैवर कर रहे हैं। आपको किसी ने अप्रिशिएट किया तो आपने उस एप्रिशिएशन को भी अपने अंदर उसको फील किया, सेलिब्रेट किया। ऐसा नहीं कि ठीक है चलो ये किसी ने मुझे थोड़ा सा बोल दिया आप शाई हो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विच इवन अगर दुखी हो रहे हो तो भी मैं कहूँगा उसको सैवर करो। अगर कोई सेटबैक लगा है लाइफ में तो उसको भी एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस लो कि हाँ मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जिस वजह से मुझे ये सेटबैक लगा, लेट मी अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस सेटबैक, और फिर मैं बाउंस बैक करूंगा। तो ये चीजें बड़ी कॉमन सी है और इट टेक्स हार्डली 10-15 मिनट्स ऑफ योर टाइम इन 24 आवर्स। वो करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी और अपनी फिजिकल हेल्थ को भी, जो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है, तो वो आपकी डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, आपकी एकेडमिक लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। सो एज यू मेंशन कि सेल्फ केयर कैसे करें, सो हाउ डू यू अप्रोच क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक इन द पर्सनल ग्रोथ या फिर पर्सनल लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट? हाउ कैन वी मैनेज दैट क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू द सेल्फ केयर? देखो, क्रिटिसिज्म भी 2 टाइप का होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जैसा भी चीजें होती हैं, वो अब आपको ये डिसीजन, एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि जब मुझे क्रिटिसिज्म मिला, क्या वो स्पेसिफिक है या वो वेग एंड डिमीनिंग है। देखो, ऐसा भी होता है कई बार कि लोग आपको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जस्ट तो आपको डिमीन करने के लिए, आपको छोटा दिखाने, नीचा दिखाने के लिए। अगर उसको आप ये पता कैसे करें, तो जब भी आप क्रिटिसिज्म मिले, फर्स्ट तो ये है कि एक्शन नहीं लेना है। एक बार अपने आप को थोड़ा टाइम देना है कि मैं सोचता हूँ पहले क्रिटिसिज्म के बारे में क्या बोला गया है। देन आप ओपनली विदाउट शोइंग एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन आप बोलिए कि ठीक है, मे बी जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो मेरे एक्शन पे है, मुझ पे नहीं है। तो आप ही बताइए कि कैसे आपको लगा कि ये जो मैंने, सपोज करो अभी हम ये पॉडकास्ट ही कर रहे हैं तो आपको कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है, तो आप उससे स्पेसिफिक्स पूछिए कि आपके अकॉर्डिंग मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है मेरे बिहेवियर में, या जो भी मैंने टास्क की उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। यस, अगर वो पर्सन
आपको पॉजिटिव वे में ही क्रिटिसिज्म देना चाहता है, देन वो आपको स्पेसिफिक उसके बताएगा कि मुझे ये वाला एस्पेक्ट ठीक नहीं लगा और इसको ठीक करने के लिए आप ये एक्शन ले सकते हैं। तो इसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी देखिए पर्सनल ग्रोथ की। देखिए हमारा बिहेवियर है ना, ठीक है हम जजमेंट खुद भी कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, बट हमें सोसाइटी का भी फीडबैक बहुत जरूरी होता है। जैसे पहले ये फीडबैक हमारे पेरेंट्स हमें दे रहे थे, आपके जब हम छोटे से थे इवन तभी से बच्चों को पेरेंट्स बताते हैं बेटा ये करना ठीक नहीं है, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने जो आपके कजिन्स हैं उनके साथ प्यार से बात करनी है, झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी है। तो ये फीडबैक पहले पेरेंट्स के थ्रू मिल रहा था, अब वो कंपोनेंट आपकी लाइफ में थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि आप घर से दूर पढ़ने आ गए हैं। तो ये फीडबैक अब आपको अपने सोशल सर्कल से मिलेगा। तो अगर वो फीडबैक आपके लिए एंगेजिंग है, स्पेसिफिक है और ग्रोथ ओरिएंटेड है, देन उसको हेल्दी वे में लो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने में लो, अलाइनमेंट भी देख लो। इसलिए मैं बार बार बच्चों को एनकरेज करता हूं कि सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी एटीट्यूड जानना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चा सेल्फ डाउट में होगा ना, जिसको खुद की ही प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स नहीं पता है, वो क्रिटिसिज्म को बहुत नेगेटिव वे में लेगा। देखो मेरी बात, कई बार आपको, जैसे आप एकेडमिक्स में अभी इन्वॉल्व हो, आपको पता है ना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। सेम बात अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं, तो आप कौन से फिजिकल टास्क में बहुत अच्छे हो और किस में आप थोड़े से वीक हो, आपको अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग जितनी हाई होगी रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उतना ही ज्यादा क्रिटिसिज्म को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव है या मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव है। तो जब भी कोई क्रिटिसिज्म की लाइन है, फर्स्ट थिंग तो जो मैंने बोल दिया, रिएक्ट नहीं करना है, इमीडिएटली रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। देन उस इंडिविजुअल से क्रिटिसिज्म के स्पेसिफिक्स जानने हैं। अगर वो स्पेसिफिक्स नहीं दे रहा है, वेग जवाब दे रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, दैट मीन्स उसका पर्पस आपकी ग्रोथ नहीं था, उसका पर्पस आपको डिमीन करना था, तो उसको तो फिर इग्नोर ही कर देना है। दूसरा केस अगर है कि पर्सन जो है वो एक्सेप्टिंग नेचर का है और क्रिटिसिज्म का जो ऑब्जेक्टिव था वो आपके लिए, आपके टास्क के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए था। भाई बॉस भी तो देता है, बॉस टास्क देता है, टास्क आपने की, उसके बाद बॉस आपको फीडबैक देता है कि आपने ये कितना परफेक्ट या कितना इम्परफेक्ट किया, और फिर एम्प्लॉय बोलता है ओके सर मैं इसको अभी करेक्ट करता हूँ। सेम वे को आप सोशल जो लाइफ से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको भी ले सकते हैं। एक तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, खुद को जानना है, खुद के एटीट्यूड्स, खुद के प्रेफरेंसेस, मेरी वीकनेसेस, जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मुझे जाननी है। इसके लिए मुझे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी, सेल्फ टॉक भी करनी पड़ेगी। और दूसरा ये, जब मैं खुद को जान जाऊंगा तो मुझे ये भी पता है कि ये जो इसने बात मुझे अभी बोली, ये एक्चुअल में मेरी वीकनेस है या ये जानबूझ के ऐसा बोल रहा है। जैसे कि आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, तो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल ऐसे हम डीमन की तरह ना देखें। क्रिटिसिज्म कैन बी हेल्दी और उससे आप पर्सनल ग्रोथ भी अपनी इंस्टिगेट कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं। इन रेयर केसेस जहां पे कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो नेगेटिव एटीट्यूड ही लिए बैठा हुआ है आपके रिगार्डिंग और वो वेग और नॉन स्पेसिफिक बातें आपके बारे में बोले जा रहा है, देन यू कैन चूज टू इग्नोर दैट। सो सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डाउटिंग देयर कैरियर फॉर द फ्यूचर कि लाइक मुझे बड़ा होकर क्या बनना है या मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, मुझे कौन सी फील्ड को चूज करना है कि वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो एज अ फाइनेंशियली और मुझे उसमें जो है वो इंटरेस्ट भी आए। सो फ्यूचर एंजाइटी स्टूडेंट्स में बहुत होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको दो स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये है कि फाइंडिंग योर एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। अब दोनों में पहले थोड़ा डिफरेंसेस समझते हैं कि यू मे हैव ए सेट ऑफ स्किल्स जो कि नेसेसरी है एक करियर को परसू करने के लिए। आपके अंदर एक एप्टीट्यूड है, आपके अंदर एक टेंडेंसी है, आपके पास एक सेट ऑफ स्किल्स है या उस सेट ऑफ स्किल्स को एक्वायर करने की कैपेबिलिटी है जो उस करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी पहचान करना, दूसरा होता है अपना इंटरेस्ट ढूंढना, व्हाट जेन्युइनली एंगेजेस यू। अब हर बच्चा अगर जो कंफ्यूज्ड है वो ये कर सकता है कि वो डिफरेंट करियर ऑप्शंस को पहले एक्सप्लोर करें। ये बात मैं उन बच्चों को कर रहा हूं जो अभी जस्ट टीनेज में है एंड दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। दूसरा स्टेप फिर इसमें आ जाता है जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में एंगेज हो चुके हैं, वहां से करियर एंजाइटी को कैसे डील करें। तो एक चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो अनसर्टेनिटी आपके माइंड में है कि
आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स क्या मेरा करियर सक्सेसफुल बनेगा, या इवन करियर बनेगा या नहीं बनेगा। ये सारी एंजाइटी हर उस इंसान ने फेस की है जो आज एक सक्सेसफुल पोजीशन पे है। आप किसी भी साइंटिस्ट का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के सीईओज का, फाउंडर्स का एग्जांपल ले लीजिए। चलो आप इतने बड़े लेवल पे नहीं जाते, आप अपने ही जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो आपके कनेक्शंस हैं, जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, आप उनसे कभी पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट करके देखिए कि सर क्या आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे, क्या आपको क्या 100% पता था कि आप सो एंड सो कंपनी में इस पोजीशन पे आ जाएंगे? वर यू श्योर कि आपका जो इनकम होगी वो इस सोर्स से आएगी और इस पोजीशन पे आप जाओगे, ये टास्क आपको करने पड़ेंगे? तो सभी बोलेंगे कि नहीं, हमेशा हमें डाउट आता था, हमेशा हम ये सोचते रहते थे कि यार ये जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ ये कहीं वेन में तो नहीं चले जाएंगे, क्या मैंने सही चूज किया या नहीं किया। सब डाउट्स, सब उस सेल्फ डाउट से गुजरे हैं। और इसको आप चैलेंज की तरह ना देख के पार्ट ऑफ योर जर्नी मान के चलो कि ये जो एंजाइटी है रिगार्डिंग द फ्यूचर, रिगार्डिंग द करियर, ये मेरी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट है जो कि होना चाहिए। अब कॉन्शियस कंट्रोल में क्या है, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरे एफर्ट्स हैं, मेरे हाथ में मेरे गोल्स हैं। एंड गोल्स को भी हम कन्वर्ट करें रियलिस्टिक गोल्स हैं। क्या मैं रियलिस्टिक गोल सेट कर पा रहा हूं खुद के लिए? क्या मैं अपने टाइम को मैनेज कर पा रहा हूं? क्योंकि देखो है सभी के पास 24 आवर्स, बट द वे यू यूटिलाइज इट वुड बी क्रूशियल इन कैलकुलेटिंग कि आपका जो ये जो अभी का जैसे प्रेजेंट टास्क है एकेडमिक्स का, उस डिग्री का, उस प्रोग्राम का जो आप कर रहे हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी, एंड अल्टीमेटली आपके करियर पे वो उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो हमें ये करना है, इस एंजाइटी से डील करने का मोस्ट इफेक्टिव वे यही है कि फ्यूचर के बारे में थॉट कम किए जाएं और जो अभी प्रेजेंट में हमारा टाइम है, जो प्रेजेंट में हमारी एक्टिविटीज हैं, सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस करें। बार बार अलग अलग शब्दों में समझाया जाता है कि पास्ट की बातों को भी भूल जाइए कि मेरा अभी तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है, अभी तक मेरा एकेडमिक्स कैसा रहा है, और फ्यूचर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो किसी के भी कंट्रोल में रही है, उसके रिगार्डिंग थॉट में उलझे रहना आपके प्रेजेंट को हैम्पर करेगा, आपके प्रेजेंट को खराब करेगा। तो अपने आप को ये समझाना तो पड़ेगा कि व्हाट इज अंडर माई कंट्रोल। अभी मेरे हाथ में ये है कि मुझे आज ये डे है, आज 7th of February है, आज मुझे क्या करना है। मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देके इसको समझाऊं। जैसे कि सपोज करो कोई अभी 2nd सेमेस्टर में है, उसको उसके सारे सब्जेक्ट्स पता है, उसको उसका अपना सिलेबस पता है। अब अक्सर जो बच्चे हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं कि अपने लिए ही अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। उनको अभी तक रियलाइज नहीं है कि वो पर डे पे कितनी टास्क को हैंडल कर सकते हैं, कितने सिलेबस को, कितने टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अब अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिया, वो अचीव नहीं हुआ, अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया, अरे इतना सोचा था ये भी नहीं किया, इसका मतलब तू लायक ही नहीं है इसके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ गोल्स इनटू स्मॉलर पीसेस। उस जो आपने, आपका पूरा गोल क्या है, सेमेस्टर है, 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, सबका अपना अपना सिलेबस है, उसको आप स्मॉलर टू स्मॉल, जितना स्मॉल आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको डिवाइड करो, और जो आपको रियलिस्टिक गोल लग रहा है उससे भी 30% लोअर जो गोल है उसको सेट करो एक बार शुरुआत के लिए। सपोज करो कि मैंने आज सोचा कि आज मैं 3 घंटे पढ़ के फिजिक्स का ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा। आप उस टॉपिक को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो और हाफ टॉपिक को ही 3 घंटे पे डेडिकेट कर दो। देन सी कि वो आपसे अचीव हुआ या नहीं हुआ। वो अचीव हो गया, नेक्स्ट डे फिर यही करना है, फिर एक टास्क देना है, छोटा से छोटा टास्क देना है, फिर देखना है कि वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। इसको टाइम टेबल में बाउंड नहीं करना है, आपको डे का हिसाब दे दिया आपने ये नहीं करें कि मैं 7 से 10 करूंगा, अब सडनली सपोज कोई काम आ गया, आप नहीं कर पाए, फिर से गिल्ट आएगा। तो गिल्ट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए स्मॉलर टारगेट्स की अचीवमेंट और उसका रीइंफोर्समेंट जो हमारे ही एक्शन से आ रहा है। वो किया, 3 दिन सपोज करो आपने गोल सेट किए और तीनों दिन वो गोल आपके अचीव हो गए। अब आपके अंदर एक सेंस ऑफ जॉय आएगा, अब आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ऐसा नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ वो नहीं होता है, बिल्कुल होता है। देखो मैंने 3 दिन कुछ डिसाइड किया और वो मैंने कर दिया। अब आपका जो पर्सनल ग्रोथ आप बोल रहे हो वो स्ट्रेंथन होना शुरू होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको पार्शियली
इस वर्कलोड को इंक्रीज करोगे, आधे टॉपिक से एक टॉपिक पे जाओगे, एक टॉपिक से दो टॉपिक पे जाओगे और अपने ऑप्टिमल लेवल पे जाओगे। अभी आप क्या हो, डिप्रेस्ड हो, एंग्शियस हो, स्ट्रेसफुल हो, आपका ऑप्टिमल लेवल पता नहीं कहाँ ही चला गया, वो गायब हो गया है, खुद ही नहीं पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कितनी मेरी कैपेबिलिटी है। तो उसको बिल्डअप करना है, उसका एक्चुअल लेवल असेस करना है और फिर उसको डेली लेवल पे अप्लाई करना है। और जब रिजल्ट्स आने लगेंगे अच्छे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, अपने आप वो जो फ्यूचर एंग्जाइटी थी ना उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। अरे नहीं यार, हो तो रहा है, जितना मैं सोच रहा हूँ वो तो हो रहा है, फ्यूचर भी जो होगा वो भी देखा ही जाएगा। एटलीस्ट जो मेरी ड्यूटी है अभी करने की वो तो मैं कर रहा हूँ ना सक्सेसफुली। तो धीरे धीरे वो जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है फ्यूचर के रिगार्डिंग, एक तो वो होना नॉर्मल है, पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लेना है, और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ये भी एक्सेप्ट करना है। मेरे कंट्रोल में आज का एक्शन है, आज का टारगेट है, अगर वो कंप्लीट हो गया देन आई विल बी सक्सेसफुल इन माय लाइफ। सो सर, व्हेन अ स्टूडेंट आस्क फॉर अ प्रोफेशनल ऐप, या फिर उसे ये चाहिए कि लाइक मुझे अब क्या बनना है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पेरेंट्स भी मेरी इतनी हेल्प नहीं कर पा रहे कि मुझे फर्दर अपना कैरियर क्या चूज़ करना है या मुझे किस फील्ड में जाना है, तो विद इन द यूनिवर्सिटी ऐसी कोई स्पेस है या फिर ऐसा कोई मेंटल हेल्थ रिसोर्स है जहाँ पे वो जाके अपनी सेल्फ केयर को लेके, अपने कैरियर रूटीन को लेके एडवाइस ले सकता है? हमारी यूनिवर्सिटी में अंडर द मेंटोरशिप ऑफ प्रोफेसर संदीप सिंह राणा, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड वेलबींग, ये हमारे TB7 टीचिंग ब्लॉक 7 में सेकंड फ्लोर पे अवेलेबल है। थ्रू आउट द वीक, मंडे टू, दैट इज़ जो वर्किंग हमारे डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे फ्री काउंसलिंग फॉर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट के लिए है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, दे कैन कम देयर। अब उनको ये डिसीजन ये लेना है कि कब आना है, एट व्हाट पॉइंट ये डिसाइड हो कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। इसके रिगार्डिंग हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा डिस्कशन किया था। जब आपको ये लग रहा है कि जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, भाई हर इंसान के लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले उसको यही थॉट आता है कि आई नीड टू डील इट विद माई सेल्फ, मैं खुद इससे डील करूंगा, मैं देखता हूँ। आप इवन पेरेंट्स को नहीं बताते हैं इनिशियली, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो मोस्टली बच्चे पेरेंट्स को नहीं बताते, पहले उससे खुद डील करने की कोशिश करते हैं। सेम थिंग गोज विद मेंटल हेल्थ। जब आपके साथ जब कोई मेल एडजस्टमेंट इशू आ रहा है रिगार्डिंग एकेडमिक्स, रिगार्डिंग पीयर्स, तो पहले आप ये देखिए क्या मेरे जो रिसोर्सेज है, क्या मेरे जो स्किल्स हैं वो इसको कोप आउट करने में सक्सेसफुल हैं, आपने ट्राई कर लिया है। अब आपके पास ये रियलाइजेशन आ गया है कि नहीं, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मैंने जो मैं कर सकता था इस सिचुएशन से डील करने के लिए मैंने वो सब ट्राई कर लिया है, अब ये मेरे लिए ओवरवेलमिंग हो गया है। और जो मेरी डेली लाइफ है, देखो हम ये क्लिनिकल लेवल का सिग्निफिकेंस ऐसे ही देखते हैं कि जो मेरी फंक्शनिंग है, जैसे डिप्रेशन के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे लॉस ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है और डिप्रेस्ड मूड की बात की जाती है कि एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम अब बीत चुका है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए हैं, और ये जो सेंस ऑफ गिल्ट है, सेंस ऑफ ग्रीफ है, ये मेरे माइंड से जा ही नहीं रही है। और अब ये थॉट इतना रिकरेंट है कि ना मेरा क्लास में वो मन लग रहा है, ना मेरा जब मैं पीयर्स में जा रहा हूँ, सोशल फ्रेंड्स में जा रहा हूँ, ना वहाँ मन लग रहा है, ना ही मेरे जो फैमिली वाला जो पार्ट है, फैमिली रिलेशंस है, वहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। देन अब ये पॉइंट आ गया है जहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको TB7 में आना होगा, और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड वेलबींग को रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। आप अगर अपने चेयरपर्सन से या अपने ऑफिस से जब भी पूछेंगे कि हु इज़ दैट कोऑर्डिनेटर, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल अपॉन ऑन द नोटिस बोर्ड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या उस कोऑर्डिनेटर से मिल सकते हैं, वो आपकी अपॉइंटमेंट सेट करेंगे, and that on that set day and time you have to reach that counseling cell. Okay, so let us conclude the conversation. As you know that many students are unable to speak up their mental health, and they are struggling to tell other about their mental health. So any advice would you like to give the students through our podcast? जितना नॉर्मल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना है, जैसे हम साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक तो ये जो NEP इवन लेके भी आ रहा है कि मेंटल हेल्थ एक करिकुलम का इंटीग्रल पार्ट बने, जो अभी हो गया है।
तो ये मैं इसके लिए अप्रिशिएट भी करूँगा हमारी यूनिवर्सिटी को भी कि जो साइकोलॉजी है वो अभी एक करिकुलम का हमारा पार्ट बन गया है विच कैन नॉट बी स्किप्ड, हर बच्चा उसका पार्ट बन रहा है। और स्टूडेंट लेवल पे हम ये कर सकते हैं, एक तो ये जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे कर रहा है यूनिवर्सिटी हमारे लिए कर रही है कि अवेलेबल कर रही है रिसोर्सेज को, उस टॉक को थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशनल लेवल एक्टिविटीज़ लाइक वर्कशॉप्स, पैनल डिस्कशंस एंड स्टूडेंट लेवल पे हम नॉर्मलाइज करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम सपोर्ट ग्रुप्स बना सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स का मीनिंग ये है कि इस तरीके के ग्रुप्स बनाए जाएं जो उस चीज़ को प्रोफेशनली डील करते हैं। जैसे कि एक काउंसलिंग सेल का मैंने पार्ट बताया, ऐसे ही स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप्स भी बन सकते हैं। जैसे स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप्स अलग अलग प्रोफेशंस के लिए बनते हैं, अक्सर बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ग्रुप्स बना लेते हैं उसकी ओरिएंटेशन के लिए। ऐसे ही हम क्लासरूम लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे ग्रुप्स बनाएं जो कि स्पेसिफिकली बात करेगा रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, और इसको हम एक वीकली या मंथली एक्टिविटी की तरह अपने अपने डिपार्टमेंट्स में करें। और इसके लिए एक भी कोई टीचर जो है वो साथ में उसमें उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, उसको मतलब गाइडेंस दे। साथ के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो, अब देखो ये नॉर्मलाइज कैसे होगा? नॉर्मलाइज तभी होगा जब वो हमारी रूटीन का पार्ट बनेगा। कोई भी चीज़ का नॉर्मलाइजेशन तभी पॉसिबल होता है जब उसके बारे में बात फ्रिक्वेंटली होगी। जितना ज़्यादा आप इस टॉपिक से, जितना ज़्यादा हम एज ए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ से दूर जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उस बच्चे को जो ऑलरेडी स्टिग्मेटाइज फील कर रहा है, जो ऑलरेडी आइसोलेटेड फील कर रहा है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। तो जैसे जैसे हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, जैसे आपने उद्भावना टॉक्स के थ्रू मेंटल हेल्थ के जो डिस्कशन है, डिबेट है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो हर एक बच्चे तक पहुंच पाए। इसी चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हमें क्लासरूम लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे इतना फ्रीक्वेंट करना है कि जो भी बच्चा हेजिटेंट है इसके बारे में बोलने से, उसको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए कि यस दिस इज एन इशू विच इज प्रेवलेंट अराउंड द यूनिवर्स। बिल्कुल हर व्यक्ति फेस कर रहा है, मैं भी फेस कर रहा हूँ, मेरी क्लास भी फेस कर रही है। कोई इसमें, और ये एक मेंटल डिजीज नहीं है, ये एक मेल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है विच कैन बी डेल्ट विद, विच कैन बी करेक्टेड, विच कैन बी कोप्ड आउट इजीली। तो उसको वो जैसे ही वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो थ्रू दैट सपोर्ट ग्रुप और थ्रू दैट प्रोफेसर और थ्रू द सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड वेलबींग अपनी मेंटल हेल्थ को एडजस्ट करेगा, अपनी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोफेशनल हेल्प लेगा, और सूनर अब उसके जो भी मेल एडजस्टमेंट्स उसकी एकेडमिक लाइफ को, सोशल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे थे, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर रहे थे, एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज कर रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा। और इवन उनके एक्सपीरियंसेस अब दूसरे बच्चों के भी काम आएंगे, है ना। सपोर्ट ग्रुप्स का मैं बार बार इसलिए पुश कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से कोप आउट कर पाए हैं उन सारे फियर से, इनसिक्योरिटीज से। तो वो सपोर्ट ग्रुप्स उन बच्चों को स्टूडेंट लेवल पे, कई बार ये होता है कि हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं अपने एज ग्रुप के साथ। तो अगर यूनिवर्सिटी में ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स होंगे जहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, जो अभी भी स्टिल स्टूडेंट लाइफ में ही है, बट दे हैव फेस्ड दोज चैलेंजेस इन देयर बिगिनिंग ईयर्स एंड नाउ दे हैव सक्सेसफुली कॉप्ड आउट, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उसको नॉर्मलाइज करें। और अगर लगता है कि ये सपोर्ट ग्रुप से ये इशू इतना अभी हायर सिग्निफिकेंस पे चला गया है कि वो सपोर्ट ग्रुप से हैंडल नहीं हो रहा है, देन वो सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड वेलबींग में वो बच्चा आ जाए और वहाँ से अपनी प्रोफेशनल हेल्प लेना स्टार्ट कर दे। Thank you so much, sir. It's nice to have you on the set of the Udbhavna Talk organized by Training and Placement Cell of Guru Jambheshwar University of Science and Technology.